प्रश्न 1। निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, उनके लिए समीकरण बनाना है। तो पार्ट ए में दिया है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, आपको 60 प्राप्त होगा। ओके, तो यहाँ पर एक संख्या, वो हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या है। तो इस प्रकार के सम में जो संख्या हमें नहीं पता उसको हम x मानते हैं। ओके, तो माना संख्या है x। ओके, अब प्रश्न के अनुसार यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दिया है उसके अनुसार हमें समीकरण बनाना है। इसने कहा है कि एक संख्या, तो हमने मान ली वो संख्या x है। ओके, एक संख्या के 8 गुने में, तो हमने संख्या मानी है x, इसका 8 गुना मतलब कि 8x है ना। हमने सीखा है कि जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं है तो वे गुणा हो रहे हैं। ठीक है, तो एक संख्या के 8 गुने, इसको हम 8x यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि संख्या हमने x मानी है, और एक संख्या के 8 गुने, इसको हम 8x लिखेंगे। 4 जोड़िए, जोड़िए का मतलब है प्लस करना, तो +4, आपको 60 प्राप्त होगा यानी कि बराबर 60। ओके, तो इस प्रकार दी गई स्थिति के लिए ये समीकरण बनता है। अब हमें इस समीकरण की मदद से x का मान फाइंड करना है। ओके, तो ये समीकरण बना है, हमें यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। सबसे पहले ये +4 है, इस +4 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। ओके, 8x अपनी जगह पर है, 60 भी अपनी जगह पर है। 60 - 4 56 होता है। ओके, तो अब जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 8 यहाँ पर x से गुणा हो रहा है, तो जब हम 8 को इस तरफ यानी कि बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ओके, अब हमें 8 से 56 को भाग करना है। ओके, तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56 होता है। आंसर आ रहा है 7/1। तो मैथ में जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसको हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं, तो 7/1 को हम सिर्फ 7 लिख सकते हैं। इस प्रकार x का मान यहाँ पर 7 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने संख्या x मानी थी। ओके, तो वो संख्या यहाँ पर 7 आती है। ओके, पार्ट बी में हमें दिया है, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। ओके, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले संख्या को मानना होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी है। यहाँ पर कहा है एक संख्या का, अब वो कौन सी संख्या है वो हमें नहीं पता, उसको हम यहाँ पर मानेंगे। ओके, तो माना संख्या है y। ओके, आप कोई भी चर ले सकते हो, यानी कि कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। माना संख्या है y। ओके, प्रश्न के अनुसार एक संख्या का, तो संख्या हमने मानी y, इस संख्या का 1/5, इस संख्या का 1/5 मतलब y गुणा 1/5। ओके, तो y एकम y/5, इस तरह हमें मिलेगा y/5। ओके,
एक संख्या का 1/5 ये आ गया, घटा 4, घटा का मतलब माइनस, तो -4, संख्या 3 देता है बराबर 3। ओके, तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के लिए ये समीकरण बनता है। अब हमें यहाँ पर y का मान फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ये -4 है, इस -4 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। ओके, y/5 अपनी जगह पर है, 3 भी अपनी जगह पर है, 3 + 4 7 होता है। ओके, अब ये 5 यहाँ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ओके, ये हो गया गुणा। ओके, 7 × 5 करने पर 7 × 5 = 35 होता है, तो y का मान आ गया 35। जो संख्या हमने यहाँ पर मानी थी y बराबर 35 आ गया है, यानी कि जो संख्या है वो 35 है, y बराबर 35। ओके, पार्ट सी में हमें दिया है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं तो मुझे 21 प्राप्त होता है। ओके, अब यहाँ पर दिया है किसी संख्या, मतलब कि संख्या हमारे पास नहीं है, वही हमें फाइंड करनी है। ओके, तो माना संख्या x है, जो हमें फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर x या कोई भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। ओके, मैंने x माना है, आप ABCD कुछ भी ले सकते हो। तो माना संख्या x है, प्रश्नानुसार अब जो स्टेटमेंट दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें समीकरण बनाना है। किसी संख्या है x का 3/4 यानी कि x का 3/4 ऐसे हमें लिखना है। ओके, x का की जगह गुणा का निशान, 3/4 को 3/4 लिखते हैं, 3 से x को गुणा करो। अब x के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है, 3 एकम 3, साथ में x आएगा अपॉन में 4। ओके, इस प्रकार हमें मिलेगा 3/4x, x का 3/4। ओके, तो यहाँ तक हो गया संख्या का 3/4 यानी कि x का 3/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूँ, जोड़ मतलब प्लस, तो +3 हो गया, तो मुझे 21 प्राप्त होते हैं बराबर 21। ये बन गया समीकरण। अब हमें x का मान फाइंड करना है। ओके, तो ये समीकरण है। सबसे पहले यहाँ पर +3 है, इस +3 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -3 हो जाएगा। ओके, 21 - 3 करने पर 18 आता है। अब हमें पता है कि जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है तो वे गुणा हो रहे हैं। 3/4 यहाँ x से गुणा हो रहा है। अब इस 3/4 को हमें बराबर के इस तरफ शिफ्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर 3/4 है, जब हम 3/4 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। इसका उल्टा यहाँ पर लिखना है, यानी कि रेसिप्रोकल। 3/4 को 4/3 लिख देंगे और बीच में गुणा का निशान। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर बीच में गुणा का निशान है, तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 3 से 18 को हम कैंसिल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 छिक 18, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 छिक 18। तो यहाँ पर ये वाला 6 गुणा का निशान और ये वाला 4। डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। ओके,
तो 6 गुणा 4 यानी कि 6 चौक हो गया 24। तो संख्या जो हमने मानी थी यानी कि x का मान यहाँ पर 24 आ रहा है। ओके, अब करेंगे पार्ट डी। पार्ट डी में हमें दिया है जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाया तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। ओके, अब यहाँ पर दिया है किसी संख्या यानी कि हमें संख्या फाइंड करनी है। ओके, तो जो फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर x लेट करेंगे, माना संख्या x है। ओके, किसी संख्या के दुगने यानी कि 2 गुने, तो किसी संख्या है x। ओके, किसी संख्या है x के 2 गुने, तो ये k और ये 2 गुना। ठीक है, k का की का मतलब यहाँ पर गुणा का निशान होता है और दुगुना मतलब कि 2 गुना, x का 2 गुना, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2x, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 2 एकम 2 और ये वाला x। ओके, ये हो गया संख्या का दुगुना यानी कि 2x। में से 11 घटाया -11, तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ बराबर 15। ये बन गया समीकरण। अब हमें x का मान फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले ये -11 है, इस -11 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +11 हो जाएगा। ओके, 15 + 11 26 होता है। अब जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। यहाँ पर 2 x से गुणा हो रहा है। ओके, तो जब इस 2 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 यहाँ गुणा हो रहा था, इधर आके भाग में चला गया। अब 2 से 26 को भाग करना है। देखो ऐसे करेंगे, 2 से 26 को भाग, 2 एकम 2, यहाँ उतारा 6, 2 तिया 6। ओके, 2 से 26 को भाग करने पर 13 आता है, 2 एकम 2 और यहाँ पर 13। ओके, तो इस प्रकार x का मान 13 आ रहा है। जो संख्या हमने मानी थी उसका मान 13 है। अब करेंगे पार्ट ई। पार्ट ई में हमें दिया है मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका की बात हो रही है। अभ्यास पुस्तिका कितनी है वो हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। तो जो हमें फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर लेट करते हैं, मानते हैं। माना अभ्यास पुस्तिका की संख्या x है। ओके, अब चलते हैं स्टेटमेंट पर। मुन्ना ने 50 में से, तो सबसे पहले यहाँ 50 लिखो। ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या, अब ध्यान से समझो, अपनी अभ्यास पुस्तिका की संख्या जो हमने x मानी है। ओके, संख्या के तिगुने, यहाँ पर k का की का मतलब गुणा का निशान होता है, तिगुने मतलब कि 3। ओके, अभ्यास पुस्तिका की संख्या हमने x मानी है, k तिगुने, k की जगह गुणा का निशान, तिगुने मतलब 3। ओके, अब x के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 होता है, तो 3 एकम 3 और साथ में आएगा x। ओके, तो अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने का आंसर 3x आता है। अब इसने कहा है कि 50 में से, तो ये 50, अभ्यास पुस्तिका की संख्या के तिगुने, इसका आंसर 3x है, को घटाया यानी कि -3x हो जाएगा।
तो उसे परिणाम 8 प्राप्त होता है बराबर 8। दी गई स्टेटमेंट के लिए ये समीकरण बनता है। अब हमें यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। ओके, तो ये 50 है, 50 के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। सबसे पहले इस प्लस 50 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे। ओके, तो प्लस 50 को जब बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -50 हो जाएगा। ओके, अब 8 के आगे कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस है। प्लस माइनस माइनस होता है। 50 में से 8 माइनस करने पर 42 आता है, लेकिन बड़ा नंबर यहाँ माइनस का है तो आंसर में माइनस आएगा। ओके, अब माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। ओके, अब जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 3 यहाँ गुणा हो रहा है x से, तो 3 को जब बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब 3 से 42 को भाग करना है, ये रही भाग। 3 एकम 3, 4 - 3 = 1, यहाँ पे उतारा 2, 3 चौक 12। 3 से 42 को भाग करने पर 14 आता है। ओके, इसलिए x का मान यहाँ पर 14 आया है। 3 से 42 को भाग किया तो आंसर आया 14। अब x हमने क्या माना था? माना अभ्यास पुस्तिका की संख्या हमने x मानी थी। ओके, तो यहाँ पर अभ्यास पुस्तिका की संख्या आ गई है 14। ओके, अब करेंगे पार्ट F। पार्ट F में हमें दिया है इबेन हल एक संख्या सोचती है, वह इसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है। ओके, अब यहाँ पर कोई बच्ची है इबेन हल, वो एक संख्या सोचती है। वो संख्या कौन सी है हमें नहीं पता। ओके, इसलिए उस संख्या को हम यहाँ पर लेट करेंगे, मानेंगे। माना संख्या x है, जो उस बच्ची ने संख्या सोची है, हम मानते हैं कि वो x है। अब प्रश्नानुसार वह इसमें 19 जोड़कर, तो x + 19 हो गया। जोड़कर का मतलब है प्लस। ओके, तो x + 19 योग को 5 से भाग देती है। ओके, x + 19 किया। अब जो ये योग है, इसको, योग का मतलब भी प्लस होता है। ओके, अब जो ये योग है इसको 5 से भाग देती है, तो ये हो गया भाग 5। ओके, उसे 8 प्राप्त होता है बराबर 8। तो दिए गए स्टेटमेंट के लिए ये समीकरण बनता है। अब हमें यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। ओके, तो 5 यहाँ भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। 8 पंजे 40। अब ये प्लस 19 है। अब इस प्लस 19 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -19 हो जाएगा। 40 - 19 करने पर 21 आता है। x का मान आ गया 21। ओके, तो हमने जो संख्या मानी थी वो x मानी थी, जो उस बच्ची ने सोची है वो संख्या हमने x मानी थी, और x का मान यहाँ पर 21 आ रहा है। इसका मतलब उस बच्ची ने जो संख्या सोची वो 21 है। ओके, अब करेंगे पार्ट जी। पार्ट जी में हमें दिया है अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। ओके, तो
यहाँ पर अनवर कोई लड़का है जो एक संख्या सोचता है। वो संख्या कौन सी है हमें नहीं पता, है ना। तो जो हमें नहीं पता, जो हमें फाइंड करना है, उसको हम यहाँ पर x मानते हैं। माना संख्या x है। आगे उसने कहा है कि यदि वह इस संख्या का मतलब x, ओके, इस संख्या का मतलब x के, यहाँ पर के का की का मतलब गुणा का निशान होता है। संख्या के 5/2, तो यहाँ 5/2, संख्या के 5/2, इसको हम 5/2x लिखेंगे। कभी भी चर को आगे नहीं लिखना है, हमेशा संख्या के पीछे लिखना है, ओके। अब आगे कहा है कि में से 7 निकाल दे। निकाल का मतलब माइनस है, तो -7, तो परिणाम 23 है, बराबर 23, ओके। तो दिए गए स्टेटमेंट के लिए ये समीकरण बनता है। यहाँ पर हमें x का मान फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर -7 है। इस -7 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +7 हो जाएगा। 23 + 7 30 होता है, ओके। अब आगे चलते हैं। तो अब जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं है तो वे गुणा हो रहे हैं, ओके। अब इस 5/2 को हमें बराबर के इस तरफ शिफ्ट करना है। तो 5/2 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2/5 हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा रेसिप्रोकल करके हमें इस तरफ लिखना है और गुणा का निशान लगाना है। अब जब बीच में गुणा का निशान होता है तो तिरछा कैंसिल हो सकता है, यानी कि 5 से हम 30 को कैंसिल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 6 होता है 30। तो यहाँ पे आ गया 6, फिर गुणा का निशान और फिर 2। अब 6 × 2 यानी कि 6 दूनी 12। इस प्रकार x बराबर आ गया 12, ओके। तो अनवर ने जो संख्या सोची थी हमने उसको x माना और x का मान यहाँ पर 12 आ रहा है। तो जो संख्या सोची थी वो 12 है, ओके। अब करेंगे प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमें दिया है निम्नलिखित को हल कीजिए, ओके। तो यहाँ पर पार्ट ए में हमें स्टेटमेंट दी है। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं। प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या है? हमें बताना है कि जो विद्यार्थी है उसने सबसे कम अंक कितने प्राप्त किए हैं, ओके। न्यूनतम का मतलब है कम से कम। तो जो पूछा है उसको हम यहाँ पर लेट करेंगे, यानी कि मानेंगे। माना न्यूनतम अंक y है। आप यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, A से लेके Z तक, यू आर फ्री, ओके। तो माना न्यूनतम अंक y है। जो हमसे पूछा है उसको हमने y मान लिया है। अब चलते हैं स्टेटमेंट पर। यहाँ से स्टार्ट होता है। प्राप्त किए न्यूनतम अंक का, न्यूनतम अंक मतलब y, ओके। यहाँ पर का के की का मतलब गुणा का निशान होता है। दुगना, दुगना मतलब कि 2, ओके। दुगना मतलब कि 2 गुना, उसके लिए 2, ठीक है। अब y के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 2 एकम 2 और ये y साथ में, ओके। तो न्यूनतम अंक का 2 गुना के लिए 2y आएगा, यहाँ पर 2y, ओके। जमा 7 है, जमा का मतलब प्लस,
तो +7। ओके, जमा 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 हैं, तो बराबर 87 आ जाएगा। प्रश्न के अनुसार ये समीकरण बनता है। तो ये समीकरण बन चुका है। अब हमें यहाँ पर y का मान फाइंड करना है। तो ये जो +7 है, इस +7 को बराबर के इस तरफ शिफ्ट करने पर ये -7 हो जाएगा। 87 -7 करने पर 80 आता है। ओके, अब जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। 2 यहाँ y से गुणा हो रहा है, तो जब इस 2 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब 2 से 80 को भाग करना है। 2 एकम 2 एकम, और यहाँ पे 2 चौक 8 और साथ में ये वाला 0। 2 से 80 को भाग करने पर 40 आता है, तो y का मान 40 आ गया है। y हमने क्या माना था? न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक यानी कि कम से कम अंक हमने y माना था, तो कम से कम अंक यहाँ पर 40 है। ओके, पार्ट बी में हमें दिया है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं? याद कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले आकृति से हमें सम को समझना होगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? देखो, ये त्रिभुज है, समद्विबाहु कहा है, इसका मतलब ये है कि वो त्रिभुज जिसकी ये दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर हो, यानी कि ए बी, ऐसे लिखते हैं, ए बी बराबर है ए सी के। ओके, ए बी बराबर है ए सी के, और इस प्रकार निशान भी डाल देते हैं, यानी कि ए बी जो भुजा है वो ए सी के बराबर है। इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब इन्होंने कहा है कि आधार कोण बराबर होते हैं। आधार कोण का मतलब है ये कोण बी और ये कोण सी, ये दोनों बराबर हैं। अब उनका मान कितना है वो ही हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ओके, आगे कहा है कि शीर्ष कोण 40 डिग्री है। ये शीर्ष कोण है, जो कोण ए है ये शीर्ष कोण मतलब कि सबसे ऊपर का कोण, इसका मान हमें 40 डिग्री दिया है। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या हैं, यानी कि कोण बी और कोण सी का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, तो अब माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण बी है। जो हमसे पूछा गया है उसको हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मानना होता है। तो यहाँ पर कोण बी और कोण सी आधार कोण हैं, तो इन दोनों को हम बी यहाँ पर मान लेंगे। ओके, कोण बी है और कोण सी भी बी है। ओके, त्रिभुज के आधार कोण को हमने यहाँ पर बी और बी मान लिया। ठीक है, अब दिया है ए बराबर 40 डिग्री। ये जो कोण ए है, कोण ए ये 40 डिग्री है, और बी बराबर सी होगा। जो ये कोण बी है ये कोण सी के बराबर होगा। कोण बी बराबर कोण सी होगा। ओके, इन दोनों को हमने बी का नाम दिया है। तो अब माना त्रिभुज का प्रत्येक आधार कोण बी है। ये आधार कोण है, इन दोनों को हमने बी माना है। दिया है ए बराबर है 40 डिग्री, कोण ए 40 डिग्री, और बी बराबर सी है। ये कोण बी बराबर सी है, यानी कि जितना बी का मान होगा
उतना ही सी का मान होगा। ओके, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ए बी सी का मतलब है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ओके, तो a का मान है यहाँ पर 40 डिग्री, b का मान है यहाँ पर b जो कि हमने माना है ना। b का मान हमने b ही माना है और c का मान भी, ये जो c है इसको भी हमने b माना है। तो यहाँ पर b, a की जगह 40 डिग्री, b की जगह b और c की जगह भी b, क्योंकि इन दोनों को हमने b माना है। ओके, अब एक b और एक b के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है, b के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। एक b और एक b हो गया 2b। ओके, अब ये जो 40 है यहाँ पर ये प्लस का है, इस 40 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस 40 था, इधर माइनस 40 हो जाएगा। ओके, 180 में से 40 को माइनस करने पर 140 आता है। अब जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा हो रहे हैं, 2 गुणा b। ओके, तो इस 2 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब 2 से 140 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और ये वाला 0। ओके, तो ये आ गया 70/1, 70/1। ओके, मैथ में हम जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो 70/1 को हम यहाँ पर 70 ही लिखेंगे। इस प्रकार b का मान 70 डिग्री है, यानी कि ये भी 70 डिग्री और ये भी 70 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अतः आधार के प्रत्येक यानी कि दोनों कोण का मान 70 डिग्री है। यही हमें फाइंड करना था। अब करेंगे पार्ट सी। पार्ट सी में हमें दिया है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। उन दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम हैं। प्रत्येक ने कितने रन बनाए थे, यानी कि दोनों ने कितने रन बनाए थे वो हमें बताना है। ओके, तो माना राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन x हैं। ओके, राहुल ने जो रन बनाए हैं वो x हैं, इसलिए सचिन द्वारा बनाए गए कुल रन 2x हैं। इसने दिया है कि सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या। तो हमने यहाँ पर माना है कि राहुल ने जो रन बनाए हैं वो x हैं। ओके, और इसने कहा है कि सचिन ने जो रन बनाए हैं उनकी संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है, यानी कि सचिन ने जो रन बनाए हैं वो राहुल से डबल है। ओके, तो राहुल के रनों से डबल, राहुल के रन हैं x, तो सचिन के रन हो जाएंगे 2x, क्योंकि सचिन ने राहुल से दुगने रन बनाए हैं, इसलिए 2x। ओके, प्रश्न के अनुसार आगे कहा है उन दोनों द्वारा मिलकर, उन दोनों द्वारा मिलकर, यानी कि राहुल ने बनाए हैं x, ओके, सचिन ने बनाए हैं 2x। अब मिलकर की बात हो रही है इसलिए प्लस हो जाएगा। राहुल के रन और ये हैं सचिन के रन, दोनों ने मिलकर, मिलकर मतलब प्लस। ओके, बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक,
यहाँ पे दोहरे शतक का मतलब है 200, क्योंकि एक शतक में 100 रन, तो 2 शतक में 200 रन होते हैं। दोहरे शतक से 2 रन कम है, ये दोहरा शतक, इससे 2 रन कम है। ओके, तो 200 माइनस 2 करने पर 198 आएगा। इस प्रकार ये समीकरण बनता है। प्रश्न के अनुसार ये समीकरण बन गया। अब हमें यहाँ पर x का मान फाइंड करना है। ओके, x के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है, तो 2 और 1 3, और यहाँ पर x है तो x लगा देंगे। ओके, अब जब 2 नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं। तो इस 3 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे, भाग में चला जाएगा। ओके, अब 3 से 198 को भाग करना है। ओके, मैंने भाग की है, नहीं की है, तो यहाँ कर देते हैं। 3 से 198 को भाग, 3 छिक 18, 9 में से 8 गया, 1 उतारा 8, 3 छिक 18। ओके, ये आ गया 0। 3 छिक 18, 9 में से 8 गया, 1 उतारा यहाँ पर 8, 3 छिक 18। 3 से 198 को भाग करने पर 66 आता है, तो x का मान 66 आ गया। अब x हमने क्या माना था? राहुल द्वारा बनाए गए कुल रन हमने x माने थे। ओके, तो राहुल ने रन बनाए हैं यहाँ पर 66। अब सचिन के रन, राहुल के रन जो हमने x माने थे वो 66 हैं। सचिन ने राहुल से डबल रन बनाए थे। ओके, तो 2x था, तो x का मान 66 आ रहा है। ओके, जब 2 नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है तो वे गुणा हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2x का मान है 66, तो 66 दूनी कर लेते हैं, 66 गुणा 2। ओके, 2 छिक 12, 12 का 2 ऊपर गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ओके, 2 छिक 12 का 2 ऊपर गया 1, 2 छिक 12 और 1 13, तो 132। सचिन ने रन बनाए 132, राहुल ने बनाए 66। ओके, प्रश्न 3, निम्नलिखित को हल कीजिए। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर पूछा जा रहा है उसे हमें कुछ ना कुछ मानना है। परमीत के पास कितने कंचे हैं वो हमें बताना है। तो माना परमीत के पास कंचों की कुल संख्या m है। आप यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, यू आर फ्री। ओके, ए से लेके जेड में से कोई भी अल्फ़ाबेट हम यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, अब प्रश्न के अनुसार इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, तो हमने माना है यहाँ पर परमीत के पास m कंचे हैं। ओके, परमीत के पास m कंचे हैं, उनके 5 गुने, यानी कि m का 5 गुना है ना। का के की का मतलब यहाँ पर गुणा का निशान है। उनके यानी कि m के, तो m गुणा 5 हो जाएगा क्योंकि 5 गुना दिया है। m गुणा 5। ओके, m के साथ यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पर m। ओके, तो
जितने कंचे हैं उनके 5 गुने के लिए 5m आएगा। ये रहा 5m। से 7 अधिक कंचे हैं, अधिक का मतलब है प्लस, ओके, तो +7। इरफान के पास 37 कंचे हैं, बराबर 37 हो गया। प्रश्न के अनुसार ये समीकरण बनता है। अब हमें m का मान फाइंड करना है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पर +7 है। इस +7 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -7 हो जाएगा, ओके। 37 -7 करने पर 30 आता है। अब जब दो नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वे गुणा हो रहे हैं, 5 गुणा m। तो जब इस 5 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। अब 5 से 30 को भाग करना है। 5 एकम 5, 5 छिक हो गया 30। आंसर आ रहा है 6/1। लेकिन मैथ में जो डिनोमिनेटर में 1 होता है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो 6/1 को हम 6 लिख सकते हैं। इस प्रकार m का मान यहाँ पर 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि परमीत के पास कंचों की कुल संख्या को हमने m माना था, ओके। तो m का मान यहाँ पर 6 है। इस प्रकार परमीत के पास कंचों की संख्या 6 होगी, ओके। अब करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें दिया है लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। तो लक्ष्मी की आयु क्या है? हमें यहाँ पर लक्ष्मी की आयु बतानी है। तो जो हमें बताना है, सबसे पहले उसको हम यहाँ पर मानते हैं, ओके। माना लक्ष्मी की आयु x वर्ष है, जो हमें बतानी है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। सबसे पहले यहाँ बराबर 49 लिख दो, ठीक है। अब उनकी आयु, लक्ष्मी की आयु हमने x मानी है, ओके, ये x मानी है। लक्ष्मी की आयु x, के का मतलब है गुणा, 3 गुने, तो ये 3 गुने, ओके। तो पहले इसको सॉल्व करो। x के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है, ओके। तो 3 एकम 3 और साथ में आ गया x। तो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने का आंसर ये आता है। तो यहाँ 3x लिख दो, ठीक है। से 4 वर्ष अधिक है, अधिक का मतलब है प्लस, ओके। तो ये +4 हो गया। अब इन्होंने दिया था कि लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, तो बराबर 49 हो गया। और जो ये स्टेटमेंट दी है, इसके लिए यहाँ पर आंसर है 3x + 4। उनकी आयु, उनकी मतलब पिता की आयु जो 49 है, तो यहाँ बराबर 49 लिख देना है, ओके। लक्ष्मी की आयु के 3 गुने 3x से 4 वर्ष अधिक है, इसके लिए +4, ओके। तो ये पिता की आयु है 49 और जो ये स्टेटमेंट दी है, इसके लिए यहाँ पर ये समीकरण बनता है। अब हमें x का मान यानी कि लक्ष्मी की आयु फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ पर ये जो +4 है, जब इस +4 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -4 हो जाएगा। 49 - 4 करने पर 45 आता है। जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा हो रहे हैं। 3 यहाँ x से गुणा हो रहा है। तो जब
इस 3 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। अब 3 से 45 को भाग करना है, तो ये रही भाग। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, उतारा 5, 3 पंजे 15। ओके, 3 से 45 को भाग करने पर 15 आता है। 3 एकम 3 और यहाँ आ गया 15। ठीक है, इसका मतलब x बराबर 15 है। तो x हमने माना था लक्ष्मी की आयु। लक्ष्मी की आयु को x माना था, x का मान 15 आ रहा है। ये है लक्ष्मी की आयु। अब करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें दिया है सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 हैं, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? हमें यहाँ पर बताना है फलों वाले पेड़, यानी कि जो पेड़ फल दे रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। ओके, तो जो हमसे पूछा है उसको हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ मानना होता है। हमसे यहाँ पर पूछा है फलों वाले पेड़ कितने हैं। ओके, तो माना फलों वाले पेड़ों की संख्या T है। ओके, अब हमारी जो यहाँ पे समीकरण है वो यहाँ से बनेगा। देखो कैसे बनेगा। फलों वाले पेड़ों की संख्या जो हमने T मानी है। ओके, फलों वाले पेड़ों की संख्या जो हमने T मानी है, के तिगुने, के का की का मतलब यहाँ पर गुणा का निशान, तिगुने मतलब 3। ओके, टी के साथ कुछ नहीं है लेकिन 1 है। 3 एकम 3 और साथ में आ गया टी, तो यहाँ तक का आंसर है 3T। 2 अधिक थी, अधिक का मतलब है प्लस, तो +2। ओके, तो इस प्रकार यहाँ तक जो हमारा समीकरण है वो 3T + 2 बनता है। ओके, अब उन्होंने आगे कहा है जो फलों के नहीं थे वो 77 हैं, तो बराबर 77 आ जाएगा। ओके, प्रश्नानुसार 3T + 2 बराबर 77 समीकरण बन रहा है। हमें यहाँ पर T का मान ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर +2 है। इस +2 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा। 77 - 2 75 होता है। ओके, अब जब 2 नंबर्स के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब वो गुणा हो रहे हैं। ओके, तो 3 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। अब 3 से 75 को भाग करना है। ये रही भाग। 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1, उतारा ये वाला 5, 3 पंजे 15। ओके, 3 से 75 को भाग करने पर 25 आ रहा है, तो T का मान 25 है। इसका मतलब फलों वाले पेड़ों की संख्या जिसको हमने T माना था वो यहाँ पर 25 है। ओके, प्रश्न 4, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। यहाँ पर हमें एक पहेली दी है, उसको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो मैं एक संख्या हूँ। कौन सी संख्या है हमें नहीं पता। ओके, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे। माना संख्या बराबर x है। ओके, मेरी पहचान बताओ, यानी कि संख्या हमें बतानी है। मुझे 7 बार लो। अब हमने यहाँ पर संख्या को x माना है
और पहेली में कह रहा है कि मुझे 7 बार लो, इसका मतलब 7x। ओके, और एक 50 जोड़ो यानी कि +50। ठीक है, 50 जोड़ो, जोड़ो का मतलब प्लस होता है। अब आगे कहा है एक तिहरे शतक। अब तिहरे शतक का मतलब यहाँ पर क्या है? एक शतक का मतलब 100 होता है, तिहरे की बात हो रही है यानी कि 300। ओके, तिहरे शतक का मतलब 300 है। तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए यानी कि -40। ओके, तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए आपको 40 और चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर 300 में से 40 को माइनस करना है। 300 माइनस 40 करने पर यहाँ पर 260 आता है। ओके, तो जो पहेली दी गई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये समीकरण बनता है। अब यहाँ से हमें x का मान फाइंड करना है। तो ये +50 है, इस +50 को जब हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -50 हो जाएगा। 260 -50 करने पर देखो, 260 में से 50 को घटाना है, तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ पर 2। ओके, 260 -50 करने पर 210 आता है। अब जब दो नंबर के बीच में कोई निशान नहीं है तो वे गुणा हो रहे हैं। 7 यहाँ पर x से गुणा हो रहा है, तो जब इस 7 को हम बराबर के इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो भाग में चला जाएगा। ओके, अब इस 7 से 210 को भाग करना है, तो भाग करते हैं। यहाँ पर 7 से 210 को भाग, 7 तिया 21। ओके, ये वाला 0 यहाँ पर चला जाएगा। 7 से 210 को भाग देने पर 30 आता है। ओके, 7 से 210 को भाग दिया तो 30 आ गया, तो x का मान यहाँ पर 30 आ रहा है। ओके, तो जो संख्या यहाँ पर पूछी गई है जिसको हमने x माना है वो संख्या यहाँ पर 30 आती है। ओके।